नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ एट 10 में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। न्यूज़ एट 10 में आज नजर डालेंगे दिन भर जिन खबरों पर हम सभी की नजर रहेगी, उन खबरों की बात करेंगे। साथ ही G20 की बैठक इस वक्त कहां हो रही है, किन मुद्दों को लेकर हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। मौसम को लेकर बात करेंगे। साथ ही जलभराव की स्थिति जो देखने को मिल रही है देश के अलग अलग क्षेत्र में, उसको लेकर बात करेंगे। इसके अलावा खेलों की भी बात होगी। तो न्यूज़ एट 10 की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कम होने के बाद एक बार फिर बढ़ा। जलभराव वाले इलाकों में सभी सरकारी और निजी स्कूल आज और कल रहेंगे बंद। असम और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। उत्तराखंड में बारिश के कारण भूस्खलन, हरिद्वार में अलर्ट। मौसम विभाग ने उड़ीसा में भारी बारिश की जताई संभावना। गांधीनगर में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की आज औपचारिक शुरुआत। बैठक से पहले भारत अमेरिका के वित्त मंत्रियों ने संयुक्त बयान किया जारी। कहा, दोनों देश महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए मिलकर करेंगे काम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। सम्मेलन के दौरान 2,416 करोड़ रुपए के 1,44,000 किलोग्राम से ज्यादा मादक द्रव्य किए जाएंगे नष्ट। बैंकॉक में बिम्स्टेक समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैठक में हुए शामिल। बिम्स्टेक एजेंडे को और गहरा करने और संगठन को मजबूत करने के तरीकों पर हो रहा विचार विमर्श। और विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने जीता अपना पहला विंबलडन खिताब। फाइनल में जोकोविच को हराकर तोड़ा उनका लगातार 5वां विंबलडन जीतने का ख्वाब। तो 10 के एजेंडे में ये तो रही आज की अहम सुर्खियां। और अब शुरुआत करते हैं खबरों में विस्तार से, जिसमें सबसे पहले आज बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर यमुना नदी का जलस्तर कम होने के बाद आज एक बार फिर से बढ़ गया है। आज सुबह की अगर बात करें तो सुबह 7 बजे के करीब यमुना का जलस्तर 205.48 मीटर दर्ज किया गया, जो कि अभी खतरे के निशान से ऊपर है। इससे 3 घंटे पहले तक यमुना का जलस्तर घटकर 205.45 मीटर तक चला गया था। यमुना में खतरे का निशान 205.33 मीटर है। वहीं जलस्तर बढ़ने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी के आसपास पड़ने वाले इलाकों की सड़कों पर अभी भी जलभराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। हजारों लोगों ने दिल्ली के कई हिस्सों में अस्थायी आश्रय में शरण ले रखी है। राहत शिविरों में रहने वाले लोग भोजन और पानी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कुछ को भोजन पाने के लिए घंटों कतार यानी कि लाइन में भी लगना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में कल बाढ़ की स्थिति सुधरने के साथ भैरव मार्ग समेत अन्य रास्ते वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिए गए। वहीं ISBT कश्मीरी गेट से तिमारपुर और सिविल लाइंस तक रिंग रोड को भी खोल दिया गया। इसके अलावा सराय काले खां से IP फ्लाईओवर और राजघाट तक के लिए रिंग रोड को केवल हल्के वाहनों के लिए खोला गया। हालांकि शांतिवन से मंकी ब्रिज और यमुना बाजार से ISBT तक के रिंग रोड के हिस्से को अब भी वाहनों के लिए बंद रखा गया है। वहीं मजनू का टीला से हनुमान सेतु तक रिंग रोड बंद है। IP कॉलेज से चंदगीराम अखाड़े के बीच का रास्ता भी बंद है। चंदगीराम अखाड़े से शांतिवन तक के मार्ग को कीचड़ जमा होने के कारण नहीं खोला गया, क्योंकि इससे यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। वहीं दिल्ली में यमुना नदी के निकट के इलाकों में सभी सरकारी और निजी स्कूल आज और आने वाले कल बंद रहेंगे। दिल्ली के पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर क्षेत्र, मध्य और दक्षिण पूर्वी दिल्ली में आने वाले कल सभी स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाके के स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था कर सकते हैं।
ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में कई दिनों तक भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी में यमुना में जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए, जिससे हजारों लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर भी जाना पड़ा। तो आपको बता दें कि दिल्ली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में आज और आने वाले कल के लिए स्कूलों को फिलहाल बंद रखा गया है। हालांकि शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर हो सके तो ऑनलाइन क्लासेस स्कूलों की तरफ से ली जा सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हालात हैं दिल्ली के वो फिलहाल सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारी टीम इस वक्त जुड़ रही है, जो अलग अलग जगह मौजूद है। पराक्रम शेखावत हमारे संवाददाता आईटीओ पे इस वक्त मौजूद हैं, वहीं काजल साहू राजघाट इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही संध्या नोएडा से जुड़ी हुई है हमारे साथ में। आप तीनों में से सबसे पहले पराक्रम आपके पास में आना चाहेंगे, इस वक्त क्या कुछ हालात हैं आईटीओ के, क्योंकि तमाम अगर आज देखा जाए तो आज सोमवार का दिन है, तमाम जो ऑफिस हैं वो भी आज खुले होंगे सैटरडे संडे की छुट्टी के बाद में। तो ऐसे में वाहनों की आवाजाही किस तरीके से वहां पर चल रही है, जलभराव की स्थिति कितनी कंट्रोल हो पाई है? पराक्रम। की कृतिका, आईटीओ ये वो क्षेत्र है जो कि दिल्ली के सबसे व्यस्ततम इलाके में आता है। बिल्कुल। और चूंकि आज सोमवार का दिन है, हफ्ते की शुरुआत है, और आपको बता दूं कि जो निजी और सरकारी स्कूल हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों को छोड़कर सभी निजी और सरकारी स्कूल भी आज से खोल दिए गए हैं। ऐसे में जो सड़क पर जो यातायात की स्थिति है वो बहुत गंभीर है। बहुत सारे लोग अपने कार्यालय जाने के लिए निकले हैं, लेकिन वो घंटों परेशान हो रहे हैं अपने ऑफिस पहुंचने के लिए। यहाँ पर हम सुबह 7 बजे से मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो पर जो हालात है उसमें जो राहगीर हैं, यानी कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो गाड़ियों से ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो सभी परेशान हो रहे हैं। इस तरीके से लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना करके अपने ऑफिस में भेज रहे हैं ताकि वो ये साबित कर सके कि वो वाकई में परेशान है। और ऐसे में सड़कों की तरफ नजर डालें तो गाड़ियों की लंबी कतारें आपको देखने को मिलेगी, जो कि कई किलोमीटर तक नजर आ रही हैं। चूंकि अब 10 बज चुके हैं और 10 बजे का समय सीधे तौर पर कार्यालय पहुंचने का होता है, उस स्थिति में चूंकि सड़कों पर जल जमाव है, देखिए 1 हफ्ता का समय बीत चुका है, बावजूद उसके हालात नहीं सुधरे हैं। दिल्ली में बीते 5 दिनों से बरसात तो नहीं हुई है, लेकिन जो जल भराव है और जो जल जमाव है वो जस का तस बना हुआ है और लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कृतिका कि ये जो जल भराव की स्थिति है, इसके पानी के निकास को लेकर के अब तक क्यों कदम नहीं उठाए गए? जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि लोग तो खामियाजा भुगत ही रहे हैं और लोगों की सुनवाई जो है इन कैमरों के जरिए हम धरातल की तस्वीर को बयां कर रहे हैं, लेकिन समस्या यही है कि ऑफिस का समय है, लोगों को भी निकलना है, अपने गंतव्य तक पहुंचना है, और वो इस तरीके से परेशान हो रहे हैं। संध्या भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। संध्या, दिल्ली की स्थिति तो है ही, लेकिन दिल्ली के साथ साथ नोएडा का अगर देखा जाए तो नोएडा का कुछ क्षेत्र जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिसकी वजह से कई लोगों को अपना घर छोड़ करके राहत कैंप में भी शिफ्ट होना पड़ा। फिलहाल नोएडा की क्या कुछ स्थिति? जी कृतिका, जब अल सुबह आज हम लोगों ने नोएडा की ओर रुख किया था तो मौसम थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदेशा नहीं था कि आज यहाँ पर तेज बारिश होगी। हल्की बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया था, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर तेज बारिश हुई है और एक बार फिर जब सुबह लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली थी। जो लोग एक अस्थायी आवास में, इस शेल्टर होम्स में आए थे, उन लोगों को थोड़ा लगा था कि अब शायद मौसम खुलने लगा है, जलस्तर भी कम होने लगा है, तो शायद अगले कुछ दिनों में, आज की इस फौरी राहत के बाद में अगले कुछ दिनों में उन्हें धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अभी फिर थोड़ी देर पहले तेज बारिश हुई और यहाँ पर जो शेल्टर होम में जो अस्थायी रूप से लोग रह रहे हैं वो काफी परेशान हमें नजर आए। लेकिन एक राहत की बात उन्होंने ये जरूर बताई हमें कि यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, उन्होंने समय रहते उन लोगों की सुध ली। यहाँ की जो स्थानीय सरकार है उसने समय लेते उनकी सुध ली और उनका ये कहना है कि हम लोग जिस तरह से परेशानी से वहां पर जब तेज बारिश हुई थी, यमुना के आसपास ये लोग रहते हैं, ये लोग खेती का
काम करते हैं। हालांकि जब बात कर रहे थे हम तो थोड़े भावुक भी थे कि उनकी फसलें खराब हो गई है और अब वो आगे अपना आर्थिक जीविकोपार्जन किस तरह से कर पाएंगे, इन चीजों को लेकर के वो परेशान थे। उनका अनाज भी खराब हो गया, लेकिन इनका ये कहना जरूर था कि इन्हें जो शेल्टर उपलब्ध कराया है वो यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने करवाया, जो कि उनके लिए एक राहत की बात रही। और उस जो भी कुछ वो वहां से अपना थोड़ा बहुत सामान ला सकते थे, अपने बर्तन, अपने बच्चे, उनके थोड़े कपड़े, ये सारा सामान लेकर के ये लोग यहाँ पर एक लंबी कतार में अस्थायी रूप से लोग रह रहे हैं। बिल्कुल। और खाने पीने का सामान इन लोगों को समय पर मिलता है। कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जो इन लोगों को ये सभी चीजें उपलब्ध कराती है। स्थानीय प्रशासन भी आता है, समय समय पर इनकी सुध लेता है। लेकिन जो प्रकृति की मार है, जो यमुना के आसपास ये लोग रहते थे, खेती का काम करते थे, तो प्रकृति की मार से ये लोग भी नहीं अछूते रह पाए। और यमुना का जिस तरह से एक घातक जल स्तर बढ़ा था और उसकी चपेट में ये लोग भी आए हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो लोगों का कहना है कि हम इनके कपड़े तक पर्याप्त रूप से लेकर के नहीं आ पाए थे, क्योंकि अचानक से बारिश तेज हुई और यमुना का जल स्तर बढ़ा, जिसकी वजह से इनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी भी आप देख रही होंगी कि यहाँ पर बारिश अभी भी जारी है, हालांकि बहुत तेज बारिश नहीं है, लेकिन बारिश यहाँ पर जारी है। तो अस्थायी तौर पर ये लोग जो है वो अपना इस अस्थायी शेल्टर जो है इनको मुहैया कराया गया है, ये लोग इसमें रहते हैं। लेकिन जब जब आसमान से बारिश होती है तब तब इन लोगों की घबराहट बढ़ती है और इनका कहना है कि कैसे भी अब ये बारिश रुके, यमुना का स्तर जो है वो एक सामान्य वेग के साथ बहने लगे, ताकि वो लोग अपने अपने यथास्थान पर वापस से पहुंच सके। हालांकि इनका ये कहना है कि हमें आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ है और आगे हम लोग अपने बच्चों को पालने के लिए किस तरह से अब कदम उठाएंगे हम लोग, क्योंकि अब वापस से खेती तो नहीं कर पाएंगे। जो फसलें इन्होंने काफी समय पहले लगाई थी वो फसलें खराब हो गई है। आसपास की जो मंडी है वहां पर ये लोग वो सब्जियां बेचते थे और उससे अपना एक आर्थिक गुजारा करते थे, तो वो परेशानी इन लोगों को जरूर हुई है। और अब आगे का भी संकट है इन लोगों के सामने कि आगे किस तरह से ये लोग इस संकट से सामना कर पाएंगे। हालांकि इनको सरकार से जरूर उम्मीद है कि सरकार ने जिस तरह से इन लोगों की मदद इस भरी बारिश में की है, तो उसी तरह से आगे भी सरकार इनकी मदद जरूर करेगी। बिल्कुल संध्या, प्रशासन से ये उम्मीद तो है ही, और इस उम्मीद पर नोएडा का, गौतम बुद्ध नगर का प्रशासन अगर देखा जाए तो उम्मीदों पर नजर भी आ रहा है खरा उतरता हुआ। लेकिन वहीं अगर बात करी जाए दिल्ली की, तो दिल्ली का प्रशासन कहीं ना कहीं काफी पीछे है इस चीज में, क्योंकि वहां पर जो बाढ़ पीड़ित हैं वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि काफी लंबे समय तक उनकी सुध लेने वाला ही कोई नहीं था। हमारे साथ में काजल, हमारी संवाददाता इस वक्त बनी हुई है, जो कि राहत शिविर का आज उन्होंने जायजा भी लिया, वहां भी वो पहुंची, लोगों से भी बात करी। काजल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आज जब आपने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या वाकई प्रशासन की तरफ से उन्हें मदद मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही? क्योंकि अगर देखा जाए तो केजरीवाल सरकार की तरफ से आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए तो हर परिवार के लिए 10,000 रुपए की भी घोषणा की गई है। जी, इस वक्त हम शांति वन के पास है। यहाँ पर जलभराव की स्थिति है और ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। जैसा कि आपने पूछा कि क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से रैन बसेरा जो राहत शिविर है वहाँ पर दी गई है, उसके बारे में हम बात करें तो हमने वहाँ के लोगों से जब बात की तो उनका ये कहना था कि 5 से 10 दिन हो गए हैं उनके घरों में पानी भरे और मात्र 2 या 3 दिन पहले ही उन्हें ये छत, ये टेंट मुहैया कराया गया और इसके अलावा उनके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो अपना खुद चूल्हा जला रहे हैं और खाना बना रहे हैं, साथ ही अपनी बकरियों को भी वो वहीं पर चरा रहे हैं, अपने मवेशियों को उन्होंने वहीं पर रखा हुआ है। तो बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे उनका सामान बह चुका है, जो झोपड़ी वाले घर थे उनके घर बह चुके हैं। सामान और घर दोनों बह जाने से लोग काफी तकलीफ का सामना कर रहे हैं। वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी भी लोगों को अपने से ही खरीदना पड़ रहा है या फिर कहीं और से लाना पड़ रहा है। इसके अलावा माफ कीजिएगा, इसके अलावा लगातार जो खाने की व्यवस्था है उसके बारे में हम सुन रहे हैं कि भंडारे बैठ रहे हैं, लेकिन मैं मूलचंद इलाके में थी, वहाँ पर उन्हें खाने की कोई भी व्यवस्था नहीं करी गई थी। वो लोग खुद खाना बना के खाने को मजबूर है। और अगर हम शौचालय की बात करें तो ई टॉयलेट वहाँ पर लगा दिए गए हैं।
सिर्फ ई टॉयलेट की व्यवस्था है, एक टेंट लगा दिया गया है और नीचे ग्रीन कारपेट बिछा दिया गया है। इसके सिवा और कोई सुविधा दिल्ली सरकार से वहां के लोगों को नहीं मिल रही है। आखिर सरकार 5 से 7 दिन कहाँ थी जब इनके घर डूब रहे थे, जब इन्हें तुरंत शिफ्ट करना चाहिए था, लेकिन इन्हें 3 दिन, अभी बीते 3 दिनों में इन्हें शिफ्ट किया गया है। सिर्फ 3 दिन से ये राहत में है, बाकी जो 5-7 दिन है इन्होंने कैसे गुजारे ये लोग ही बता पाएंगे। बिल्कुल काजल, आप वहां पर बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। पराक्रम भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। पराक्रम, अगर देखा जाए तो हालात तो जस की तस दिल्ली में बने हुए हैं, खासतौर पर जहां पर जलभराव की स्थिति है, जहां पर आप खड़े हुए हैं इस वक्त आईटीओ पे। लेकिन सवाल यह है कि इस मुद्दे से निपटने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति अब हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है। एक तरफ मीनाक्षी लेखी की तरफ से ये कहा गया, दिल्ली सरकार पर तमाम आरोप लगाए गए कि जब ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के आईआईटी की तरफ से पहले ही प्लान तैयार किया जा चुका है तो आखिर उसको लागू क्यों नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ ये भी आरोप दिल्ली सरकार पर लगाया गया कि करोड़ों रुपए आवंटित किए गए थे यमुना नदी की सफाई के लिए। आखिर वो पैसे कहाँ गए, क्यों यमुना नदी की समय से सफाई नहीं हुई? क्योंकि अगर वाकई समय से सफाई हो जाती तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। देखिए कृतिका, ये तो मतलब स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक प्रक्रिया है कि बारिश से पहले और जब गर्मी की शुरुआत होती है तो अमूमन राज्य सरकारें जो काम करती है महत्वपूर्ण वो ये होता है कि एक तो नदियों का गहराकरण किया जाता है, गहरीकरण किया जाता है नदियों का, और नालों की सफाई की जाती है ताकि जब गर्मी के बाद में मानसून की स्थिति आए तो ऐसे में फिर हम जल संचय सही तरीके से कर पाए। लेकिन सवाल यही है, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यमुना की सफाई के नाम पर जो 6,800 करोड़ रुपए की बात की जा रही थी तो वो जमीन पर कहाँ है। यदि यमुना साफ होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। देखिए, बाढ़ तो गई, लेकिन बाढ़ के बाद हालात जस के तस हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। हालांकि देखिए 45 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। ऐसा जो बारिश हुई है पहाड़ी इलाकों में जिसका सीधा असर यमुना की बाढ़ का जो देखने को मिला है वो नज़ारा अलग है। लेकिन हर साल मानसून के महीने में कमोबेश जो तस्वीर नजर आती है वो भी कुछ इसी तरीके की होती है कि बारिश का पानी आता है और वो दिल्ली की सड़कों में जमा हो जाता है। बहरहाल ये तो यमुना की बाढ़ का पानी है, लेकिन पानी के निकास की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कहाँ है? जब हर साल आप एक ही समस्या से दो चार होते हैं, इन सब के साथ साथ केजरीवाल सरकार पर इस तरीके से भी निशाना साधा जा रहा है बीजेपी के जरिए कि करोड़ों रुपए तो विज्ञापन में खर्च कर देती है आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन जब बात आती है संकट की, समस्या की, जब बात आती है जो दिल्ली वालों की सुध लेने की, तो फिर ऐसे में जिम्मेदार कहाँ चले जाते हैं। और ऐसे में फिर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में हमने देखा प्रधानमंत्री जब फ्रांस दौरे पर थे वहां से उन्होंने एलजी से जानकारी ली थी और उन्होंने कहा था कि दिल्ली के नागरिकों को किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के समुचित दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री ने दिए। और उसके बाद लगातार दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो ग्राउंड जीरो पर हैं, दिल्ली के जो तमाम सारे दिल्ली सरकार के नेता हैं वो भी धरातल पर हैं, जमीन पर हैं, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं हालातों पर काबू पाने की। देखिए कृतिका, ये जो समय हमने देखा ना पिछले 3-4 दिनों का, ये जो समय था ये आरोप प्रत्यारोप और राजनीति का नहीं, लेकिन मानवता के लिहाज से जो बाढ़ पीड़ित थे उनकी सेवा करने का समय था। और वो हमने देखा कि एनडीआरएफ के जवानों ने बखूबी निभाया। साथ ही साथ तमाम सारे दिल्ली के कई सारे ऐसे समाज सेवी संगठन भी देखने को मिले कृतिका, जिन्होंने भोजन से लेकर आवास से लेकर तमाम सारी मदद का हाथ बढ़ाया जरूरतमंदों के लिए। लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनसे सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर साल की समस्या है और खामियाजा आम जनता ही भुगतती है। कृतिका, बिल्कुल पराक्रम, हर साल की समस्या तो है ही, लेकिन इस बार जो देखने को मिला है, अब देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उधर एमसीडी की अगर बात की जाए तो उसमें भी आम आदमी पार्टी ही सत्ता में है। उसके बावजूद अगर दिल्ली की ये हालत है तो वाकई काफी दयनीय स्थिति इस वक्त दिल्ली के अंदर हम देख पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक बार आईटीओ की तस्वीरें दिखाएं कि वहां पर यातायात किस तरीके से चल रहा है, क्या कुछ परेशानियां होनी है, और पानी का जो स्तर है वो भी थोड़ा बहुत घटता हुआ नजर आया है या जस का तस बना हुआ है। पराक्रम, देखिए कृतिका, जो यमुना नदी का जलस्तर है वो 205.48 दर्ज किया गया है। ये सुबह 7 बजे का आंकड़ा है, इससे 3 घंटे पहले ये कम था। यानी कि एक तरीके से हम देखें तो यमुना के जलस्तर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। और आपको बता दूं
मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों और साथ ही साथ कई राज्यों के मैदानी इलाकों में भारी से अत्यधिक बारिश का अनुमान जताया है। बिल्कुल। ऐसे में यदि फिर से बारिश बढ़ती है पहाड़ी इलाकों में और जिसका सीधा असर यदि यमुना के जल स्तर पर पड़ता है तो आप समझिए कि दिल्ली की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि आने वाले 3 से 4 दिनों में हम देख सकते हैं, झेल सकते हैं। इस वक्त जो नज़ारा मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए मेरे ठीक पीछे फुट ओवर ब्रिज है और ये जो फुट ओवर ब्रिज है ये सड़क से इस पार से उस पार जाने के लिए है और लोग इस तरीके से डूबते घुटनों घुटनों तक पानी में होते हुए लोग यहाँ से जाने को मजबूर हैं। और ये तो रहा मेरे दाईं तरफ का नज़ारा। अब आपको कैमरे के जरिए मेरी बाईं ओर दिखाता हूँ। ये चूंकि यहाँ पर जल जमाव पूरी तरीके से है और बीते 7 दिनों से जस का तस है, ऐसे में सिंगल लेन में यहाँ पर गाड़ियाँ निकलने को मजबूर हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि यदि एक गाड़ी भी बीच में खराब हो जाती है तो फिर कई घंटों का जाम यहाँ पर लग जाता है। चूंकि ये पीक आवर्स है, ऑफिस जाने का समय होता है, स्कूल भी खुल चुके हैं और ऐसे में कोई एम्बुलेंस यदि फंस जाती है तो भी बहुत बड़ी विकट स्थिति बन जाती है कृतिका। और ये देख करके हमें प्रशासन की लाचारी की तस्वीर नजर आती है, हमें जिम्मेदारों की नाकामी की तस्वीर नजर आती है, हमें दिल्ली की बेबसी की तस्वीर नजर आती है। और इसका समाधान निकाला जाना चाहिए था, क्यों नहीं निकाला गया इसके लिए सवाल पूछा जाना चाहिए था और वो सवाल जनता भी पूछ रही है। आपको बता दूं कि तमाम सारे लोग जो इस वक्त हमारे आसपास से निकल रहे हैं ये हमसे सीधे तौर पर पूछ रहे हैं कि आप तो कैमरे के जरिए तस्वीर बता रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जिनकी जिम्मेदारी है वो आकर के कब इस संकट से हमें निकालेंगे। हम हर साल इस समस्या का सामना करते हैं और ऐसे में इसका स्थायी समाधान क्या होगा, बिल्कुल सवाल जनता पूछ रही है और जिसको हम कैमरे के जरिए बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। कृतिका जी ठीक है पराक्रम, आप लगातार वहां पर बने रहिए। संध्या भी हमारे साथ। ये देखिए एम्बुलेंस इस वक्त यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है। आप ये देखिए जो एम्बुलेंस है वो यहाँ से जा रही है और वो भी अब जाम में फंसेगी क्योंकि आगे कई किलोमीटर तक लंबी कतार है। तो ये जो स्थिति है ये वाकई में बहुत दुखद स्थिति है। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जान की कीमत क्या होती है, एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में यदि जल भराव है और उसको किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचना है तो वो कैसे पहुंचेगा, कार्यालय पहुंचना है तो वो कैसे पहुंचेगा। तो ये तमाम सारे जो हालात हैं ये हालात बताते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली की स्थिति जो है वो वाकई चिंताजनक है और अगर जल्द से जल्द इस पर कंट्रोल नहीं किया गया या फिर पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई तो आगे स्थिति और ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि कई राज्यों में इस वक्त भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। पराक्रम आपके पास वापस आएंगे। संध्या हमारे साथ लगातार बनी हुई है नोएडा से। संध्या, अगर नोएडा की बात करें तो काफी पूरी प्लानिंग के साथ में नोएडा को बसाया गया है और अब जो बाढ़ का पानी जो पहुंचा है वो निचले स्थानों पर पहुंचा है, जो निचली जगह है जो यमुना के लगभग बराबर में आती हैं वहां पर, और वहां पर जो तमाम लोग रहते हैं या कई सारे घर भी वहां पर बने हुए हैं। तो ऐसे में वहां की क्या कुछ स्थिति है, प्रशासन किस तरीके से मदद कर रहा है, क्योंकि अब जब लोगों को घरों से बाहर निकाल करके राहत शिविर में पहुंचाया गया है तो वहां पर किस तरीके से उनकी हेल्प की जा रही है, खाने से जुड़ी हुई, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी हुई और जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उनको कैसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही इन तस्वीरों के बाद में अब कब तक राहत की उम्मीद की जाए। संध्या। कृतिका, जैसा कि ये औद्योगिक नगरी है और यहाँ के विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ का विकास कुछ इसी तरह से हुआ गया कि जैसा मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि अभी हम दिल्ली के बारे में जानकारी पराक्रम से सुन रहे थे हमारे सहयोगी से, तो वहाँ का जो विकास है 20 साल के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर उस मास्टर प्लान का क्या हो जाता है कि इस तरह की जब आपदा आती है तो फिर यमुना जो है वो इस तरह के खतरनाक स्तर पर बहने लगती है और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं नोएडा में भी देखने को मिला। लेकिन नोएडा का विकास जो हुआ है वो हमने यहाँ पर जब देखा तो यहाँ का जो एक विकास जिस तरीके से किया गया, जिस तरीके से यहाँ का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
इसीलिए यहाँ के जो रिहायशी इलाके हैं वो तेज बारिश के समय जरूर, जिस समय में यमुना अपने उफान पर थी उस समय में लोग जरूर प्रभावित हुए थे, लेकिन ज्यादा समय के लिए वो लोग प्रभावित नहीं हुए। जैसा कि आपने कहा कि यमुना के आसपास जो लोग यहाँ से जो बहती है यमुना और उस क्षेत्र के आसपास जो लोग रह रहे थे, यानी कि निचला इलाका, तो निश्चित तौर पर निचले इलाके के लोग ही यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। और उन लोगों को इसीलिए सबसे ज्यादा जिला प्रशासन का ध्यान जो था वो सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों पर था, और वो जानता था कि सबसे ज्यादा अगर प्रभावित होगा तो यही लोग होंगे जो इस यमुना के आसपास घिरे हुए लोग हैं। और इसीलिए लगातार यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी थे वो दौरा करते रहे, वो लोगों से बातचीत करते रहे और इस बात का अंदाजा लगाते रहे कि अगर यमुना का स्तर कम नहीं होता है तो किस तरह की समस्या का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो वो एक बात कहते हैं ना कृतिका की बारिश के पहले पाल बांध लेनी चाहिए, तो वो नजारा हमें नोएडा में देखने को मिला कि यहाँ पर सक्रियता जिस तरह से दिखाई गई और वो उसी का परिणाम रहा कि लोग परेशान जरूर हुए, उनके सामान जरूर भीग गए, सामान खराब हो गए, बच्चों को वो लोग बच्चों के कपड़े, खुद के कपड़े या बहुत इतना सामान नहीं ला पाए। हम सभी जानते हैं कि जब प्राकृतिक आपदा होती है तो आप जरूरत का सामान ही अपने घरों से बाहर लेकर के आ सकते हैं, तो लोग वो ही सामान लेकर के आ पाए। उन लोगों का एक इस बात को लेकर के थोड़ा मलाल भी नजर आया कि हम लोगों का सामान खराब हो गया है, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से यहाँ पर मुस्तैदी दिखाई, सतर्कता बरती और उसी का परिणाम रहा कि सिर्फ जो निचले इलाके थे वहां के लोग प्रभावित हुए। बाकी जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो रिहायशी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ दिन जरूर प्रभावित हुए थे, लेकिन पूरे सप्ताह जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगभग एक सप्ताह बीत चुका है, दिल्ली के हालात नहीं सुधरे हैं और व्यस्ततम चौराहों की हालत नहीं सुधरी है, यानी कि पानी की निकासी अब तक नहीं हो पाई है। तो कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो नोएडा में इस तरह के हालात हमें देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है संध्या, आपके पास वापस आएंगे। पराक्रम, अगर देखा जाए तो दिल्ली में कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें आई हैं जहां पर मशीनों को लगा करके पानी को अलग निकाला गया है, तो क्या आईटीओ में इस तरीके की तस्वीर अभी तक नजर नहीं आई है? क्या वहां पर यह जरूरत नहीं समझी जा रही प्रशासन की तरफ से कि पानी निकालने के लिए कुछ व्यवस्था बनाई जाए, या ऑप्शन नहीं है वहां पर? कृतिका, आईटीओ दिल्ली के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से आता है और आपको बता दें कि यहाँ पर हर रोज लाखों गाड़ियाँ निकलती हैं। बिल्कुल। और क्योंकि ये महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी होती है और ऐसे में अब तक तकरीबन 6 दिन का समय बीत चुका है और ये हालात बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हैं। और एक बार फिर आप मेरे पीछे गाड़ियों की लंबी कतारों को देख सकती हैं और पानी वैसा का वैसे जमा हुआ है। यहाँ पर अब तक कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या फिर जल निकासी को लेकर के कोई मशीन नहीं लगाई गई है जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। और अब ऐसे में जब मौसम विभाग ये अनुमान जता रहा है कि भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है पहाड़ी इलाकों से लगा करके मैदानी इलाकों तक, तो आप समझ सकती हैं कि ये समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल। और आप ये समझिए कि चूंकि बहुत सारे ऐसे अभी यमुना से सटे हुए आसपास के इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति है और सड़क मार्गों को नहीं खोला गया है, ऐसे में हम जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उन्हें ये सलाह देना चाहेंगे कि आप मेट्रो का सहारा लें बजाय सड़क से जाने की, यदि आप जा सकते हैं तो। और चूंकि सड़क की स्थिति तो ऐसी है कि बहुत लंबी लंबी वाहनों की कतारें हैं और उसमें परेशान और उलझे हुए लोग हैं, ऐसे में प्रशासन को कम से कम यहाँ पर खड़ा तो होना चाहिए, कम से कम लोगों को समझाइश देने के लिए तो यहाँ पर कोई होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि हम सुबह 7 बजे से नज़र बनाए हुए हैं और अब लगभग 10:30 का समय बच चुके हैं और अभी तक भी कोई नहीं है यहाँ पर लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए, जानकारी देने के लिए कि आप वैकल्पिक मार्ग चुन सकते हैं या फिर आप मेट्रो से जा सकते हैं। ऐसे में और यही स्थिति तब भी थी कृतिका, मैं आपको बताऊं, जब बाढ़ का पानी बहुत तेज़ी से बढ़ा जिस दिन, अब से 4 दिन पहले, तब भी लोगों की हालत ऐसी ही थी। लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, कोई अंदेशा नहीं था कि इस तरह के हालात होंगे और वो घंटों फंसे रहेंगे जो कि अब भी बने हुए हैं। बिल्कुल पराक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। संध्या, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली और नोएडा में स्थिति क्या है वो हमने आपको बताई। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में हालात जस के तस बने हुए हैं, लगातार जलभराव की समस्या वहां पर बनी हुई है। आईटीओ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन वहीं उसके मुकाबले अगर नोएडा की बात की जाए तो काफी राहत वहां पर कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रशासन जो है वो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। और न्यूज एट 10 में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना बताओ?
आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ेंगे और अन्य खबरों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अब हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कई सारे भागों में पिछले कुछ दिनों से मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी की अगर बात करें तो वहां पर आज सुबह बारिश हुई और इस दौरान कई सारे भागों में बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की। साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला और कुल्लू जिलों के आसपास कल तक अचानक बाढ़ आने का भी गंभीर खतरा है। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक कहीं कहीं भारी बारिश की भी जारी रह सकती है। वहीं प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं में अब तक 117 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के ही कुल्लू के कियास गांव में बादल फटने से एक आदमी की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। इसके अलावा 9 गाड़ियां भी इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। बादल फटने से बाढ़ आ गई और नाले के आसपास रह रहे मकान व दुकानें बहा ले गईं। सड़क किनारे खड़ी बोलेरो कैंपर गाड़ी नंबर HP 34A 9595 में सोए हुए 4 व्यक्ति को बहा ले गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। शव की पहचान 28 साल के बादल शर्मा पुत्र गणेश शर्मा, गांव चंसारी, डाकघर बारी पधर तहसील व जिला कुल्लू के रूप में हुई है। अन्य 2 व्यक्तियों को फिलहाल अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। हिमाचल के बाद अब बात मध्य प्रदेश की, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है और सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। प्रदेश में 1 जून से अब तक 14% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश में 9% और पश्चिमी हिस्से में 20% से ज्यादा बारिश हुई। न्यूज़ 10 में अब अन्य खबरों का रुख करते हैं। गांधीनगर में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक आज से शुरू हुई है। इस बैठक से पहले भारत और अमेरिका के वित्त मंत्रियों ने उद्घाटन सत्र से पहले संयुक्त बयान जारी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी के हाल की अमेरिका की यात्रा से सहयोग के नए रास्ते खुले हैं और आने वाले समय में भारत और अमेरिका की साझेदारी एक समृद्ध और न्याय संगत भविष्य का निर्माण करेगी, जो इसे दुनिया भर में सकारात्मक बदलाव के लिए उत्प्रेरक बनाएगी। With shared democratic values, pluralism, and a strong commitment to rules-based global order and multilateralism, India and the United States of America are actively engaged in constructive dialogues. These exchanges serve as a testament to our mutual commitment to nurture a robust partnership and harness the potential for progress and prosperity. The state visit of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to the United States last month and his meeting with the US President have enhanced the strength and dynamism of the partnership. The historic visit paved the way for new avenues of collaboration, propelling our partnership to a greater height. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि भारत और अमेरिका के बीच G20 के एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है।
Today, our discussions highlight the commitment of India and the United States to actively further the G20 agenda, and these include addressing critical global issues such as strengthening the multilateral development banks and taking coordinated climate action, facilitating consensus to intractable issues associated with rising indebtedness of low and middle income countries, and harnessing opportunities presented by crypto assets and digital public infrastructure for financial inclusion. I also look forward to furthering our bilateral interests through development cooperation and new investment opportunities through alternate investment platforms for renewable energy. वहीं अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलन ने भारत की बहुपक्षीय प्रक्रिया की सराहना की। साथ ही भारत द्वारा G20 अध्यक्षता के बारे में कहा कि भारत बेहतर नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है और बहुपक्षीय प्रक्रिया में सुधार का मैं स्वागत करती हूं। I appreciate India's demonstrated leadership on debt issues as G20 president, including your support for G20 efforts to improve the multilateral debt restructuring process. I also welcome India's focus on advancing the evolution of the multilateral development banks, or MDBs. It's vital that we use meetings like this to strengthen our coalition of shareholders that are working together to press for more ambition and specific reforms with respect to the MDB's vision, incentive structures, operational approaches, and financial capacity to better address global challenges. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। सम्मेलन के दौरान 2416 करोड़ रुपए के 1,44,000 किलोग्राम से ज्यादा मादक द्रव्य नष्ट किए जाएंगे। ये मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने सभी राज्यों के मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल के समन्वय के साथ की गई कार्रवाई में देश के विभिन्न हिस्सों से बरामद किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भारत को नशा मुक्त करने के लिए मादक द्रव्यों के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। साल 2022 में 1 जून से इस वर्ष 15 जुलाई तक एनसीबी तथा राज्यों के एएनटीएफ की क्षेत्रीय इकाइयों ने सामूहिक तौर पर तकरीबन 8,76,554 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए। ये संख्या लक्ष्य से 11 गुना ज्यादा है। इनका मूल्य लगभग 9,580 करोड़ रुपए है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज द्रमुक नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनके सांसद बेटे गौतम सिंघामणि के परिसरों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य की राजधानी चेन्नई और विल्लुपुरम में पिता पुत्र के परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। जब पोनमुडी 2007 और 2011 के बीच राज्य के खनन मंत्री थे और खदान लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के आरोप थे, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ईडी ने हाल ही में वरिष्ठ द्रमुक नेता और टीएन परिवहन मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई शुरू की थी। सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की एक कोशिश को आज नाकाम कर दिया। एक रक्षा प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि संयुक्त अभियान के दौरान घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। अभियान अब भी जारी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को नियंत्रण रेखा पर तलाशी अभियान शुरू किया था। पुलिस ने कहा कि एलओसी पर संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद पुंछ सेक्टर में एलओसी पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का तलाशी अभियान चल रहा है। और अब बात अमरनाथ यात्रा की। दरअसल तीर्थ यात्रियों का एक समूह आज श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर जाते हुए तीर्थ यात्री बेहद खुश और उत्साहित भी नजर आए।
यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने जयकारे भी लगाए। तीर्थयात्रियों के लिए रास्ते में विशेष प्रबंध किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थ यात्रियों का जत्था आगे बढ़ रहा है। श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। और अब बात भोपाल की, जहां दिल्ली आ रही वंदे भारत ट्रेन के एक कोच में आज सुबह अचानक आग लग गई। बीना से पहले कुरवाई कैथोरा के पास ये हादसा हुआ। जैसे ही आग लगने का पता चला, तुरंत ट्रेन को रोककर सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया। आग एक कोच के बैटरी बॉक्स में लगी थी। फिलहाल दमकल टीम मौके पर है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। इस कोच में करीब 36 यात्री सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित हैं। ट्रेन का निरीक्षण करने के बाद उसे जल्द रवाना किया जाएगा। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 का 15वां संस्करण आज से मंगोलिया के उलान बटार में शुरू हो रहा है। 31 जुलाई तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में मंगोलियाई सशस्त्र बल यूनिट 084 के सैनिक और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के भारतीय सैनिक हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध, सर्वोत्तम सैन्य प्रथाओं का आदान प्रदान, द्विपक्षीय अंतर संचालिनता, मिलनसार व्यवहार, सौहार्द और मित्रता को सुदृढ़ करना है। संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत इस सैन्य अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाना है। इस सैन्य अभ्यास में प्लाटून स्तर का फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास शामिल है। इस सैन्य अभ्यास के दौरान भारतीय और मंगोलियाई सैनिक अपनी क्षमताओं और कौशल को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत का मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मंगोलिया और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। वहीं अमेरिका से यूक्रेन को क्लस्टर बम मिलने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ शब्दों में कहा है कि रूस के पास क्लस्टर बमों का पर्याप्त भंडार है। पुतिन ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जाता है तो हम जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। पुतिन ने कहा कि रूस के पास क्लस्टर बम है और अगर यूक्रेन पहले रूसी सेना के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करता है तो वो उनका इस्तेमाल करेगा। हालांकि पुतिन ने कहा कि वो क्लस्टर बमों के इस्तेमाल को अपराध मानते हैं। इससे पहले यूक्रेन ने कहा था कि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से क्लस्टर बम मिले हैं। यूक्रेन ने कहा कि वो अपने क्षेत्र को वापस लेने की कोशिश करते समय दुश्मन सैनिकों पर क्लस्टर बमों का उपयोग करेगा, लेकिन रूसी क्षेत्र पर उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। वहीं रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में ब्रिज पर एक बार फिर से हमला हुआ और इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया। हमले में ब्रिज के एक हिस्से को नुकसान हुआ। हमले के बाद ब्रिज पर ट्रैफिक रोक दिया गया। वहीं इसी ब्रिज पर पहले भी हमला हो चुका है। 8 अक्टूबर को एक हमले में ब्रिज को नष्ट कर दिया गया था। आरोप यूक्रेन पर लगे थे, लेकिन यूक्रेन ने इससे इनकार किया था। कई महीनों तक मरम्मत का काम चलने के बाद पिछले महीनों ही काम पूरा हुआ था और वहीं रूसी मीडिया का दावा है कि हमला यूक्रेन की तरफ से हुआ है। वहीं काला सागर अनाज समझौता के आज आखिरी दिन है और पिछले जुलाई में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता से शुरू हुए इस समझौते का उद्देश्य संघर्ष के कारण अवरुद्ध यूक्रेनी अनाज को सुरक्षित रूप से निर्यात करने की अनुमति देकर वैश्विक खाद्य संकट को रोकना था। रूस ने बार बार इस समझौते से बाहर निकलने की धमकी दी है जब तक कि उसके अपने अनाज और उर्वरक निर्यात में बाधाएं नहीं हटाई जाती हैं। यूक्रेन अनाज और तिलहन का एक प्रमुख उत्पादक है और संघर्ष की शुरुआत में इसके निर्यात में रुकावट के कारण वैश्विक खाद्य कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन के अनाज निर्यात पर भी रोक लगा दिया था। इससे वैश्विक खाद्य संकट की आशंका पैदा हो गई थी। काला सागर अनाज समझौते पर यूक्रेन ने युद्ध के 5 महीने बाद हस्ताक्षर किए थे। वहीं अमेरिका के दक्षिण पूर्वी पेंसिल्वेनिया में शनिवार को अचानक आई बाढ़ की वजह से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 महीने के नवजात सहित 4 अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर ने लोगों से मौसम के खराब रहने को लेकर चेतावनी भी जारी की।
अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण पूर्वी पेंसिल्वेनिया में अचानक आई बाढ़ की वजह से कई कारें बह गई। हालांकि बाद में बहे 3 वाहनों को पता लगाया गया। इन वाहनों के भीतर कोई भी उस वक्त मौजूद नहीं था। वहीं अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी राज्य एरिजोना इस वक्त प्रचंड गर्मी की तपिश झेल रहा है। लगातार 17वें दिन एरिजोना राज्य की राजधानी फिनिक्स में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। पारा अधिक होने के कारण लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग स्विमिंग पूल और वाटर पार्क में नजर आए। आने वाले दिनों में तापमान के और अधिक होने की भी उम्मीद है। अगर फिनिक्स में आज तापमान 43 डिग्री से ऊपर रहता है तो 1974 में लगातार ज्यादा दिनों तक पारा ऊपर रहने का रिकॉर्ड टूट जाएगा। वहीं अमेरिका और चीन के बीच जलवायु वार्ता शुरू हो चुकी है। ये वार्ता 3 दिन तक चलेगी, जहां अमेरिकी जलवायु दूत जॉन कैरी और चाइनीज समकक्ष जी जिनहुआ इस मसले पर बढ़ते तनाव के बीच सहयोग करने के तरीकों की तलाश करेंगे। जॉन कैरी कल चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे। ये वार्ता पिछले साल अगस्त से रुकी हुई थी। चीन और अमेरिका 2 सबसे बड़े जीवाश्म ईंधन प्रदूषक देश हैं। दोनों लगभग 40% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि दोनों देश जिस गति से उत्सर्जन में कटौती करेंगे, उससे ये तय होगा कि ग्रह जलवायु परिवर्तन के सबसे विनाशकारी परिणामों से बच सकता है या नहीं। चीन का ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 2021 में 1 दशक में सबसे तेज गति से बढ़ा। अमेरिका बीजिंग पर कोयला और बिजली को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए भी दबाव डालना चाहता है। वहीं अमेरिका का लक्ष्य इस दशक में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 50% की कटौती करना है और 2050 तक वायुमंडल में किसी भी उत्सर्जन को रोकना है। वहीं इसको लेकर चीन का कहना है कि उसका उत्सर्जन 2030 तक बढ़ेगा और 2060 तक इसमें भारी कटौती हो जाएगी। वहीं दक्षिणी यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, जहां इटली के 16 शहरों में कल रेड अलर्ट भी जारी किया गया और ये अलर्ट रोम, फ्लोरेंस, बोलोग्ना सहित प्रमुख पर्यटक स्थलों पर लागू होगा। इसका स्वस्थ लोगों पर भी असर पड़ सकता है। रोम में आज पारा 40 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जो अगस्त 2007 में बनाए गए 40.5 डिग्री के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने चेतावनी दी है कि सिसिली और सार्डिनिया द्वीप 48 के उच्च तापमान के कारण सूख सकते हैं। यूरोप में अब तक का सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया है। वहीं न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि अमेरिका के क्षेत्रों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है और उन क्षेत्रों के निवासियों को घर के अंदर रहने की चेतावनी दी गई। उत्तर पूर्वी अमेरिका के कुछ हिस्से पिछले सप्ताह बारिश से जलमग्न हो गए हैं। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी दी है कि पश्चिम से आने वाले ठंडे मोर्चे से पहले मूसलाधार बारिश और तूफान आ सकता है। NWS ने कहा कि पूर्वोत्तर में ऊंचे इलाकों के कुछ इलाकों में अगम्य सड़कें, बवंडर और यहां तक कि भूस्खलन भी हो सकता है। कैथी होचुल ने यह भी कहा कि कनाडा में जंगल की आग के परिणाम स्वरूप राज्य के कुछ हिस्सों के लिए वायु गुणवत्ता चेतावनी भी जारी की जाएगी। और अब बात दक्षिण कोरिया की, जहां पिछले हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो चुकी है। बुनियादी ढांचे को भी व्यापक नुकसान पहुंचा। विनाशकारी बाढ़ के बाद 14 शहरों और प्रांतों में कुल 8,852 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। कारों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं सहित घरों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की 200 से ज्यादा घटनाएं भी सामने आई हैं। मौसम एजेंसी ने दक्षिण पश्चिमी जियोला, चुंगचेओंग और ग्योंगसांग प्रांतों में मंगलवार तक 250 मिलीमीटर तक अतिरिक्त बारिश की भी संभावना जताई है। और अब बात खेलों की। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने इतिहास रच दिया है। वो विंबलडन 2023 के चैंपियन बन चुके हैं।
5 सेट तक चले फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 अल्कराज ने विश्व नंबर 2 सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 से हरा दिया है। 20 साल के अल्कराज विंबलडन जीतने वाले स्पेन के तीसरे खिलाड़ी बने। इससे पहले सेंटाना ने 1966 में और राफेल नडाल ने 2008 और 2010 में विंबलडन का खिताब अपने नाम किया था। वहीं 12 साल बाद स्पेन के किसी खिलाड़ी ने यह ग्रैंड स्लैम जीता है। यह अल्कराज का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले वो 2022 में यूएस ओपन का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। वहीं पेरिस में खेली जा रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के अजीत सिंह ने जेवलिन में पुरुषों के F46 इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं इस कैटेगरी को रजत पदक भी भारत के नाम रहा। भारत के पैरा एथलीट रिंकू ने दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर पर अपना कब्जा किया। भारत के निशानेबाज पृथ्वीराज टोंडीमान ने रविवार को इटली में चल रहे ISSF शॉटगन विश्व कप में पुरुषों के ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। इस प्रतियोगिता में पृथ्वीराज का कांस्य भारत का एकमात्र पदक है। मार्च में दोहा में कांस्य पदक जीतने के बाद ये उनका दूसरा व्यक्तिगत ISSF विश्व कप पदक है। पृथ्वीराज फाइनल में 34 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। ब्रिटेन के नाथन हेल्स ने 49 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि चीन के क्यूई यिंग ने 48 अंकों के साथ रजत पदक अपने नाम किया। बच्चों से बनता परिवार, परिवार से बनता समाज और समाज से बनी ये दुनिया अब बदलने लगी है। जीवन के अंतिम पड़ाव में बुजुर्गों का सहारा उतना ही जरूरी है जितना बचपन में एक बच्चे के लड़खड़ाते कदमों को सहारा मिलना है। जिनका इस दुनिया में कोई अपना नहीं, उनका परिवार और आशियाना बना है नाडियाड का दिकरा तू घर। उन आंखों ने भी देखे होंगे कुछ ख्वाब एक भरे पूरे परिवार का, बच्चों के प्यार और अपनेपन का, ख्वाब खुद के सम्मान का, जीवन के अंतिम पलों में तनाव रहित समय का। परिवार की स्थापना करने वाले माता पिता जिंदगी के अंतिम पड़ाव में जब उस परिवार और बच्चों से दूर हो जाते हैं तो उनके लिए उनका नया आशियाना बनता है ये दिकरानू घर। ये बूढ़े कदम जब लड़खड़ाने लगे, जब ये आंखें धुंधली हो जाएं और चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएं, तब इन्हें जरूरत होती है एक ऐसे सहारे की जो इनके साथ रहे और देखभाल करे। अकेले मजबूरियों के बीच जी रहे ऐसे वृद्ध जिनका इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, उनके लिए अपने हैं ये लोग। उनका आशियाना है नाडियाड का ये दिकरानू घर। जिन बुजुर्गों के आगे पीछे कोई नहीं, जो सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हैं, ऐसे माता पिता के लिए वृद्धाश्रम बेशक एक वरदान है। इनको हम गुजराती में बोलेंगे तो दिकरे का घर होगा और हिंदी में हम बोलेंगे तो ये बेटे का घर है। और बेटे के घर में जो माँ बाप जो रहते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई भी नियम नहीं है। यहाँ पे जितने भी सारे हमारे जो बाप दादा यहाँ पे रहते हैं, वो अपना जैसा घर होता है वैसे ही यहाँ पे रहते हैं। संवेदनहीनता के इस दौर में जब ये बूढ़ी आंखें अकेली होती हैं, तो अपने संग अपने जैसे ही लोगों का साथ पाकर एक सुकून महसूस करती हैं कि हमारा दर्द तो एक है, साथ में खुश रहने का कारण भी अब एक है। सीमावर्ती इलाकों में निराधार वृद्ध जिनका कोई अपना नहीं है, उन्हें यहाँ लाया जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ भोजन से लेकर आरोग्य की देखभाल होती है, जहाँ सब परिवार जैसे साथ रहते ये बुजुर्ग एक वक्त बाद अपना दर्द भूलकर खुशी की दुनिया में जीने लगते हैं। मुझे मेरे घर पर सही से खाना भी नहीं मिलता था। ये 2 लोग यहाँ मेरी सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ मुझे 3 वक्त का खाना अच्छे से मिलता है। मेरी मालिश भी की जाती है, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। सेवा के हर कार्य के पीछे एक प्रेरणादायक कहानी होती है। इस दिकरानू घर के बनने के पीछे की भी एक कहानी है और पात्र हैं मनुभाई जोशी।
बचपन में परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते इन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था और इसके बाद से इन्होंने प्रण लिया कि जीवन में सक्षम होने पर 5 व्यक्तियों को हर दिन भोजन करवाएंगे। आज इनके मानव सेवा परिवार द्वारा न केवल 1000 टिफिन की सेवा दी जा रही है, बल्कि इस वृद्धाश्रम में हर मुमकिन सेवा देकर वृद्ध लोगों को नया और सुखी जीवन दिया जा रहा है। ये जो बेटे का जो घर, मतलब गुजराती में दिकरे का घर, इनको बेटे का घर बोल रहे हैं। और जय मानव सेवा परिवार ट्रस्ट नडियाद की और कई सारी सेवाएं इसी संस्था से चल रही है। रोजाना 1000 मतलब 1000 लोगों का टिफिन सेवा चल रहा है। जो वृद्ध लोग सड़कों पर रहते हैं, हम वहां अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और उनकी परिस्थितियों को समझते हैं। फिर वहां से उन्हें हम रेस्क्यू करके यहाँ दिकरा के घर में ले आते हैं, जहाँ उनकी देखभाल की जाती है। जिन लोगों की तबीयत खराब होती है उन्हें सबसे पहले हम अस्पताल ले जाते हैं, इलाज करके फिर यहाँ लाया जाता है और फिर यहाँ उनकी हर तरह से देखभाल की जाती है। दिकरानु घर की ये पहल सही मायनों में एक सराहनीय कदम है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए नाडियाड से कल्पेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए लोग लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भक्तों ने शिव मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। सावन के सोमवार का और भी ज्यादा महत्व होता है और इस मौके पर दूध और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक और पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। देवघर से लेकर काशी तक जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज एट 10 में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज।